चाय की प्याली वही, चीनी वही, लेकिन अगर कीमत बढ़ जाए तो महीने का बजट जरूर बदल जाता है। उत्तराखंड में चीनी के बढ़ते दाम अब सिर्फ रसोई का मामला नहीं रहे, ये मुद्दा सीधे सियासत के बीच पहुंच गया है। कांग्रेस कह रही है महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और एथेनॉल नीति का असर चीनी की कीमतों पर पड़ रहा है। भाजपा का जवाब है यह आर्थिक तथ्य नहीं, विपक्ष का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तो सवाल है, क्या चीनी की बढ़ती कीमत के पीछे एथेनॉल नीति जिम्मेदार है या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? और 2027 के चुनाव से पहले क्या रसोई का यही बजट सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। चीनी महंगी तो रसोई पर असर क्यों? पहली नजर में लगेगा चीनी के दाम बढ़े हैं, इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? लेकिन जरा घर का बजट सोचिए। सुबह की चाय, मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट और कई घरेलू खाद्य पदार्थों में चीनी इस्तेमाल होती है। इसलिए कीमत में बढ़ोतरी सिर्फ बाजार की दुकान तक सीमित नहीं रहती, महीने का खर्च बढ़ता है। और जब पहले से ही परिवार महंगाई, रोजगार और आय से जुड़े दबावों से जूझ रहा हो, तो रोजमर्रा की किसी भी जरूरी चीज की कीमत बढ़ना सीधे जेब पर असर डालता है। यही वजह है कि विपक्ष ने चीनी की कीमत को राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने चीनी की बढ़ती कीमतों को सीधे केंद्र की एथेनॉल नीति से जोड़ दिया है। कांग्रेस का तर्क क्या है? गन्ना एक ही है, लेकिन उससे बनने वाले उत्पादों के इस्तेमाल की दिशा बदल रही है। गन्ना एक ही है, लेकिन उससे बनने वाले उत्पादों के इस्तेमाल की दिशा बदल रही है। अगर गन्ने और उसके उत्पादों का एक हिस्सा चीनी उत्पादन के बजाय एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होता है, तो चीनी उत्पादन की मात्रा प्रभावित हो सकती है। और अगर बाजार में चीनी की उपलब्धता और मांग का संतुलन बिगड़ता है, तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। कांग्रेस इसी तर्क के आधार पर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है। भाजपा का जवाब ये प्रोपेगेंडा है। आपको बता दें, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव को केवल एथेनॉल नीति से जोड़ देना आर्थिक तस्वीर को अधूरा देखना है, क्योंकि चीनी का बाजार सिर्फ एक नीति से नहीं चलता, इसमें कई चीजें काम करती हैं। उत्पादन कितना हुआ, मांग कितनी है, बाजार में स्टॉक कितना है, निर्यात और आयात की स्थिति क्या है और वैश्विक बाजार में कीमतें क्या हैं। भाजपा का तर्क है कि इन सभी कारकों को देखे बिना चीनी की महंगाई का एक ही कारण तय करना सही नहीं होगा। यानी कांग्रेस कह रही है नीति जिम्मेदार है, भाजपा कह रही है राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आखिर एथेनॉल नीति है क्या? अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि एथेनॉल आया कहां से? दरअसल एथेनॉल नीति केंद्र की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का उद्देश्य है आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना, किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादों से वैकल्पिक ईंधन तैयार करना। यानी सरकार के नजरिए से एथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाने वाली चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी रणनीति भी है। लेकिन अब यही नीति चीनी की कीमतों को लेकर सवालों के एक घेरे में है। यहाँ राजनीति को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, क्योंकि असली आर्थिक सवाल कुछ और है। गन्ने का कितना हिस्सा चीनी के लिए इस्तेमाल हो, कितना एथेनॉल के लिए, और इस साल चीनी का उत्पादन कितना हुआ, घरेलू मांग कितनी है, बाजार में स्टॉक कितना है और वैश्विक बाजार का क्या असर है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तभी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। इसलिए एथेनॉल और चीनी की कीमत के बीच संबंध को लेकर राजनीतिक दावों से अलग वास्तविक स्थिति उत्पादन और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन आम आदमी की परेशानी इससे सरल है। अब जरा उस व्यक्ति की जगह खड़े होकर देखिए जो बाजार से चीनी खरीदने जाता है। उससे न तो एथेनॉल नीति की पूरी जानकारी चाहिए, न वैश्विक बाजार का विश्लेषण। उसका सीधा सवाल है, आज चीनी कितने की मिल रही है और अगले महीने कितने की मिलेगी। यही अंतर है राजनीतिक बहस और आम उपभोक्ता की चिंता में। राजनीतिक दल कारण खोज रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता अपनी जेब देख रहा है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में महंगाई विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। कांग्रेस के पास अब एक सीधा राजनीतिक नैरेटिव है। रसोई महंगी हो रही है, आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर चीनी की बहस आगे बढ़कर दाल, तेल, सब्जी, दूध और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतों तक पहुंचती है, तो यह सरकार के खिलाफ ज्यादा असहज राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
लेकिन विपक्ष के सामने भी चुनौती है। हालांकि सिर्फ कीमतें गिनाना ही काफ़ी नहीं होगा, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सामने भी बड़ा सवाल है। अगर आप सरकार में आए तो महंगाई कैसे रोकेंगे? क्या नीति होगी? कीमतें नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे? यानी विपक्ष को सिर्फ सरकार पर हमला नहीं करना होगा, बल्कि जनता को अपना समाधान भी बताना होगा। दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी चुनौती छोटी नहीं है। कांग्रेस के आरोपों को प्रोपेगेंडा बता देना एक बात है, लेकिन आम उपभोक्ता को राहत महसूस कराना दूसरी बात है। क्योंकि सरकार के पास अपने आर्थिक तर्क हो सकते हैं, वैश्विक बाजार का असर हो सकता है, उत्पादन और मांग का संतुलन हो सकता है, लेकिन चुनावी राजनीति में सबसे पहले नजर जाती है घर की रसोई पर। अगर महीने का बजट बिगड़ता है तो सवाल सरकार से पूछा जाता है, चीनी से शुरू हुई बहस कितनी बड़ी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मामला चीनी के दाम से शुरू हुआ है, लेकिन राजनीति में मुद्दे अक्सर एक चीज तक सीमित नहीं रहते। अगर बहस आगे बढ़ी तो सवाल होंगे, तेल कितना महंगा, दाल कितनी महंगी, सब्जियां कितनी महंगी, दूध कितना महंगा, और आखिर परिवार का कुल मासिक खर्च कितना बड़ा। यानी चीनी की कीमत एक बड़े महंगाई नैरेटिव का हिस्सा बन सकती है। तो फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ कांग्रेस है जो चीनी की बढ़ती कीमत को एथेनॉल नीति से जोड़कर केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा है जो से विपक्ष का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। बीच में है आम आदमी, जिसके लिए बहस का सबसे बड़ा सवाल बेहद सीधा है। चीनी कितने की मिल रही है और आगे कितने की मिलेगी? क्योंकि राजनीतिक मंच पर दावे चाहे जितने हो, आखिरकार सरकार और विपक्ष दोनों का हिसाब जनता अपनी रसोई और अपनी जेब से करती है। और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर महंगाई का यह मुद्दा चीनी से निकलकर पूरी रसोई तक पहुंच गया तो उत्तराखंड की सियासत में इसकी मिठास से ज्यादा कड़वाहट देखने को मिल सकती है। अब आप बताइए, चीनी की बढ़ती कीमत के लिए एथेनॉल नीति को जिम्मेदार मानते हैं या महंगाई के पीछे कई दूसरे आर्थिक कारण भी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।